नमस्कार, म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं पल्लवी नागपाल। देर ना हो जाए कहीं। जी हां, आज हम आपके लिए यही खास पेशकश लेकर आए हैं कि कहीं आप निवेश करने में देर ना कर दें। तो ऐसे में अगर अब देर हो चुकी है और आपकी उम्र जो है करीब 35 के पार हो चुकी है, 45 के आसपास की उम्र तक अगर आप पहुंच चुके हैं, तो भी आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज हम आपको रणनीति ऐसी बताने जा रहे हैं जो 35 से 45 साल की उम्र के लोगों की काफ़ी मददगार साबित होगी। और क्या आपकी रणनीति होनी चाहिए, कैसे आपको निवेश करना चाहिए, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं। हमारे साथ रुंगटा सिक्योरिटीज की चीफ फाइनेंशियल प्लानर हर्षवर्धन रुंगटा जुड़ रहे हैं। हर्षवर्धन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू पल्लवी। तो जिस एज ग्रुप का हम जिक्र कर रहे हैं 35 से 45 के बीच में, थोड़ी सी देर तो उन्हें हो चुकी है, लेकिन अगर अब निवेश की शुरुआत करनी है तो कैसे की जाए, क्या रणनीति होनी चाहिए? वेल पल्लवी, अगर हम बात कर रहे हैं लोगों की जिनकी उम्र 35 से 45 के बीच में है, हम ये देख रहे हैं कि ये अपने करियर में लगभग पीक या एकदम प्राइम एज में रहते हैं। एक परिवार का कॉम्पोजिशन देखें तो हस्बैंड वाइफ होंगे, छोटे बच्चे होंगे, आपके कई EMIs जुड़ गए होंगे, आप होम लोन हो सकता है, कार लोन हो सकता है, कोई लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस होते हैं। ये एक टिपिकल प्रोफाइल हो जाती है एक इंसान की जब वो 35 से 45 की एज में आते हैं। 35 अगर हम बात करें तो ऑलरेडी जैसे आपने कहा कि थोड़ा लेट हो चुका है, लेकिन अगर 45 के बियॉन्ड जाते हैं तो बहुत ज़्यादा लेट हो गया है। ये आपने सही एज ब्रैकेट लिया है, 35 टू 45। इसमें अगर हम थोड़ी थोड़ी चीज़ें अगर ध्यान रखें कि हमें एक चेक पॉइंट बताते हैं कि भाई चेकलिस्ट है हमारी, 3-4 चीज़ों को हम अगर ध्यान में रखें तो हम कई हद तक अपने दायरे में रह सकते हैं। पहली चीज़ जो आपको देखनी है, और अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो आप उस चीज़ में ध्यान दीजिए कि आपकी जो भी टेक होम इनकम है, आप अगर सैलरी है तो टेक होम आपके घर में नेट ऑफ ऑल एक्सपेंसेस, नेट ऑफ ऑल टैक्सेस जो आपके हाथ में आते हैं, या आपके बिजनेस है तो जो खर्चे काटने के बाद, आपके जो बिजनेस चलाने के जो खर्चे हैं वो काटने के बाद आपके हाथ में जितना बचता है उसका आपको 20% सेव करना है आपकी फ्यूचर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या कोई लाइबिलिटीज़ की तरफ। अभी लाइबिलिटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हम बात कर रहे हैं वो बच्चों की तरफ है, आपके बच्चों की एजुकेशन के लिए, जो हायर एजुकेशन की बात कर रहे हैं। अगर हम उनकी मैरिज की बात करें तो इन खर्चों के लिए आपको 20% एलोकेट करना है और उसे सही दिशा में, सही प्रोडक्ट में निवेश करना है। इनके लिए आपको कम से कम 20% जो है वो आपको जरूर बचत करनी है और उसके बाद उसे निवेश करना है। लेकिन जैसे आपने लक्ष्यों का जिक्र किया, बच्चों की पढ़ाई, शादी, लेकिन इस उम्र तक आते आते जो है रिटायरमेंट का लक्ष्य भी जो लगता है वो बहुत पास आ गया, तो ऐसे में रिटायरमेंट के लिए भी सेविंग करनी बहुत जरूरी हो जाती है। यस, एब्सोल्युटली। पहले दो चीज़ों की जो हमने बात की थी वो बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, क्योंकि ये करियर बेस्ड होते हैं, उन्हें अपने उनके पैर पे खड़ा करने की जो जिम्मेदारी है वो आपकी होती है, क्योंकि आपने उन्हें जन्म दिया है। तो ये एक अपनी जगह है। साथ साथ में अगर हम देखते हैं कि अगर आज की तारीख में शादियां भी लेट होती हैं, बच्चे करीबन 30-32 की उम्र में लोगों के बच्चे होते हैं, वो जब 20 साल के या 22 साल के होते हैं, जब हायर एजुकेशन ये सब की बात कर रहे हैं, तो आपने सही फरमाया कि उसी दौरान आपका भी रिटायरमेंट लगभग तय हो जाता है। तो जो रिटायरमेंट के नाम पे हमने सेव किया होता है वो सब खर्चा हो जाता है बच्चों की पढ़ाई वगैरह में। 20% की जो हम बात कर रहे हैं वो आपको रखना होगा, क्योंकि बच्चों की शादी और पढ़ाई के हिसाब से। एक इसके अलावा आपको एक डेडिकेटेड फंड बनाना पड़ेगा अपने रिटायरमेंट के लिए। ये एक अलग ही पूरा फंड है और ये आपको ऐसे मान के चलना है कि आपको और कोई खर्चे के लिए आपके पास अवेलेबल नहीं होता। इसमें आपके जो PPFs हो गए, आपके EPF हो गया जो एम्प्लॉयमेंट के तौर पे जाता है, जो आपकी ग्रेच्युटी उस समय आपको मिलने वाली है, ये सारे जो एक अलग है जो रिटायरमेंट पे ही मिलता है, उसी प्रकार आपको एक कॉर्पस बनाना है और वो आपको सिर्फ रिटायरमेंट के लिए अलग रख देना है। हो सकता है वो 5%, 10% आपकी इनकम का एडिशनली हो, लेकिन वो आपको करना ही पड़ेगा, नहीं तो रिटायरमेंट एक बहुत ही दुविधाजनक सिचुएशन में पड़ जाएगा। अब क्योंकि आपके पास इक्विटी और डेट का कॉम्बिनेशन करना है, PPF, EPF वगैरह आपके डेट एलोकेशन हो गए, तो आपको इक्विटी की तरफ आपको रुक करके अपना एक पोर्टफोलियो बनाना चाहिए, ताकि जो डेट ऑटोमेटिकली हो रहा है और इक्विटी आप अपनी तरफ से बना रहे हैं, इस कॉम्बिनेशन से आप अपने रिटायरमेंट के लिए प्लानिंग कर सकते हैं। तो इस तरह से आप जो है रिटायरमेंट के प्लानिंग कर सकते हैं, जैसा कि हर्षवर्धन जी ने बताया। लेकिन हर्षवर्धन जी, जैसा कि आपने बात की अभी इक्विटी फंड्स की, अगर हम इस एज ग्रुप की बात करते हैं तो इक्विटी फंड्स में चूंकि जोखिम रहता है, तो क्या इस एज ग्रुप के लिए ठीक रहते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़े से इस उम्र में आके जो है चूंकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती हैं, बच्चों की जिम्मेदारी भी आ जाती है, तो थोड़ा सा लोग ना जोखिम लेने से डरने भी लग जाते हैं। एक्चुअली हम अगर इसे एनालाइज करें, क्योंकि आपके खर्चे बढ़ गए हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ गई हैं,
सो ऑटोमेटिकली आपकी जो सेविंग्स रेशियो है, जो पैसे एंड खर्चे काटने के बाद बचते हैं, वो कम हो जाते हैं। अब उन कम पैसों को अगर आप ज़्यादा काम पे नहीं लगाएंगे तो आपके रिटर्न्स और भी कम होंगे। तो दो तरीके हम अच्छा कॉर्पस इकट्ठा करें, या तो हम बहुत सारे पैसे जमा करें और अगर 6-7% की स्कीम में लगाते हैं तो बहुत पैसे चाहिएंगे। दूसरा ऑप्शन है कि हम कम पैसे लगाएं लेकिन हम उम्मीद करें कि उसे 14-15% का रिटर्न मिले। सो दोनों आपके पास चॉइस हैं। सो यही हम मान रहे हैं कि 35 और 45 के बीच में आपकी कई जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, कई खर्चे सामने आ जाते हैं आपके, तो आपकी जो बचत है वो धीरे धीरे कम होने लगती है। तो क्योंकि बचत कम हो रही है, आपको उन्हीं पैसों को ज़्यादा काम पे लगाना है। और क्योंकि एक डेट पोर्टफोलियो ऑलरेडी ऑटोमेटिकली बनता है, अगर सैलरीड की बात कर रहे हैं तो ईपीएफ वगैरह में आपका डेट पोर्टफोलियो ऑटोमेटिकली बन रहा है, तो इक्विटी में आप इस पैसे का एलोकेशन कर सकते हैं। तो दोनों काम होता है कि एक एसेट एलोकेशन का काम होता है कि इक्विटी आप अपनी तरफ से बना रहे हैं, और दूसरा क्योंकि कम पैसे जमा कर रहे हैं, हमें उन पैसों से ज़्यादा रिटर्न कमाने की आपको कोशिश करनी चाहिए। जोखिम की परिभाषा जो है ना वो बहुत अलग अलग होती है। रिस्क नहीं लेना भी अपने आप में बहुत बड़ा रिस्क है। अगर आप महीने के कम पैसे जमा कर रहे हैं और 6-7% में लगा रहे हैं तो ऐसे भी आपको एंड में कॉर्पस नहीं मिलने वाला। सो ये थोड़ा समझ के आपको एसेट एलोकेशन करना होगा, और इक्विटी का फायदा चाहें ना चाहें आपको अपनी पोर्टफोलियो में लेना ही होगा। हम कोई भी आग से खेलना पसंद नहीं करता, हमें आग से डर लगता है, फायर से हमें डर लगता है, लेकिन ये हमारे किचन की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि उसमें अगर आग नहीं होगी, फायर नहीं होगी तो हमारा खाना नहीं बनेगा। उसी प्रकार से इक्विटी एक रिस्क है, मान लेते हैं, लेकिन अगर हम उसे एक सही अप्रोच लें, उसे एक अच्छी तरह बर्नर में लगा के गैस में कनेक्ट करें तो हमारा काम भी करती है। तो इक्विटी में इन्वेस्ट करने के भी कई रूल्स होते हैं, वो अगर हम फॉलो करते हैं तो इक्विटी हमारे लिए वही फायदा दे सकता है जो आग दे सकता है। अगर हम उसे नहीं हैंडल करते ठीक से तो हमें भी नुकसान पहुंचा सकती है। तो इक्विटी आप कैसे हैंडल करते हैं ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल, तो इक्विटी फंड्स में अगर निवेश करना चाहते हैं, कैसे आप रणनीति बनाते हैं, ये जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है कि किस तरह की रणनीति को आपको फॉलो करना चाहिए। हम एक एक करके लक्ष्यों के बारे में बात करते हैं। अभी तो हमने रिटायरमेंट की, जैसे हर्षवर्धन जी बात की, बच्चों की पढ़ाई, बच्चों की शादी, अगर इन लक्ष्यों की बात की जाए तो क्या रणनीति व्यक्ति को अपनानी चाहिए इस एज ग्रुप में? पल्लवी, सिंपल सी चीज़ें हैं। अभी आप ये सोचिए कि अगर आपके बच्चों की पढ़ाई के लिए आप जमा कर रहे हैं तो पहले आपको ये देखना है कितने साल बाकी हैं। तो ये तो हमें पता होता है कि अगर हम हायर एजुकेशन की बात कर रहे हैं, अगर हमारे जो बच्चे हैं आज की तारीख में 4 साल के हैं तो करीबन 14-15 साल बाद हमें पैसे चाहिए उनकी हायर एजुकेशन के लिए। क्योंकि 14-15 साल हैं तो आप इक्विटी का सहारा लेंगे। आप एक ये चीज़ ध्यान में रखेंगे कि जो बच्चों की पढ़ाई की रिक्वायरमेंट है वो उसी साल में आपको उनकी फीस के लिए पैसे भरने हैं। मार्केट ऊपर नीचे हो तो भी आपके पास चॉइस नहीं होता कि आप उसे डिफर कर सकें। जिस साल में उन्हें हायर एजुकेशन की एडमिशन चाहिए उस समय आपके पास पैसे रेडी होने चाहिए। तो आपको थोड़ा कंजर्वेटिव अप्रोच लेना होगा, विच मीन्स कि जब वो 14 साल के हों या 15 साल के हों, आपको ये पैसे चाहिए 18 साल में, तो आप 15-16 साल की उम्र से ही आप इक्विटी में से पैसे कम करने लगें और उसे डेट की तरफ कर दें, ताकि जब फीस भरने का टाइम आए और उसी समय अगर मार्केट वोलेटाइल होता है तो आपके कॉर्पस में असर नहीं होगा। उसके अगेंस्ट में मैं बात करूंगा कि अगर हम शादी की बातें करते हैं, शादी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कल्चर है हमारी इंडियन सोसाइटी में, तो हम इसे एक वेस्टर्न कल्चर की तरह ध्यान नहीं देके ये नहीं बोल सकते हैं कि इसे हम कोर्ट मैरिज कर लेंगे। कई जगह ये पॉसिबल नहीं होता। तो आपको ये आपको एक कॉर्पस बनाना है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन इसमें आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी होती है। फ्लेक्सिबिलिटी किस तरह की कि आप, ऐसा नहीं है कि 21 साल के होंगे तो शादी करनी ही है, 21 का 22 भी हो सकता है, 22 का 23, 23 का 24 भी हो सकता है। तो इसी प्रकार अगर आप इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, अपने पोर्टफोलियो बना रहे हैं, तो आप उसमें थोड़ा एग्रेसिव स्टैंड ले सकते हैं कि अगर हम ये एस्टिमेट करते हैं कि 25 साल में शादी होगी, तो पोर्टफोलियो में जरूरी नहीं है कि 22-23 साल से आपको इक्विटी से निकल जाना है, जो हम एजुकेशन के लिए कर रहे थे। यहाँ पे आप उसमें बने रह सकते हैं। अगर आप समझते हैं और रिस्क ले सकते हैं तो आप बने रहें। अगर मार्केट बहुत अच्छा करता है तो आपके पास एक्स्ट्रा रिटर्न्स मिलेंगे, अगर नहीं करता है तो आप अपने शादी के जो बजट है उसे थोड़ा कम कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि कम बजट में शादी नहीं होती। एजुकेशन में ये आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, जो फीस भरनी है वो भरनी है। तो अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ा डिफरेंट अप्रोच ले सकते हैं। एजुकेशन के लिए थोड़ा कंजर्वेटिव और प्रिकॉशनरी स्टेप्स लीजिएगा। मैरिज के लिए आप एग्रेसिव बन सकते हैं अगर आप चाहें तो, क्योंकि वो डेट डिफर हो सकती है और बजट कोई फिक्स नहीं होता। आप कम में भी शादी कर सकते हैं, लेकिन एजुकेशन के लिए जो फीस रिक्वायरमेंट होती है वो फिक्स्ड होती है और टाइम भी फिक्स्ड होता है। इसमें आप कोई चेंजेस नहीं कर सकते। और मैं एजुकेशन के लिए सबसे ज़्यादा जो है इन्फ्लेशन का भी हर्षवर्धन जी ख्याल रखना होगा लोगों को, क्योंकि एजुकेशन के अगर हम इन्फ्लेशन की बात करें तो ये तो बहुत ज़्यादा दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है खर्चा।
हाँ, यस, एजुकेशन की एक अच्छी बात है कि जो भी हम अगर इन्वेस्ट करते हैं और जो स्पेंड करते हैं उसे हम एक इन्वेस्टमेंट मान सकते हैं, क्योंकि एजुकेशन एक सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट होता है और वही एक चीज़ है जो आप एक्चुअली अपने बच्चों को देते हैं, वो उनके लिए एक एसेट बनता है। आप कुछ भी उनको दे दें, अगर वो एजुकेटेड नहीं है, अगर नहीं संभाल सकते, तो वो ऐसे ही उन चीज़ों को गवा देंगे। तो एजुकेशन एक चीज़ है जो आप अपने बच्चों को देते हैं, जो उनके ज़िंदगी भर काम आएगी और वो उनके लिए एक एसेट होती है। सो आपको ये ध्यान रखना है कि जितना हो सके आप हायर कॉस्ट लें। जो आप इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं कि आज की तारीख में अगर कोई भी प्रोफेशनल एजुकेशन की मान लीजिए 25 लाख रुपए हैं, तो आप उसे 20% इन्फ्लेट करके आप कॉर्पस बनाने की इच्छा रखें। अगर हो सकता है कि 20% से इन्फ्लेट नहीं हो तो अच्छी बात है, अगर 10% से हो रहा है तो आपके पास एक्स्ट्रा कॉर्पस बच जाएगा। अगर होता है तो आपके पैसे होने चाहिए। लेकिन ये सब कैलकुलेशन करने के बाद अगर आपको ऐसे लगता है कि आज से जो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं वो 20% इन्फ्लेशन लेके बहुत ज़्यादा बन रहा है, तो निराश ना हो, जितना हो सके आप उतना करिए। लेकिन इसे एक सबसे महत्वपूर्ण टारगेट बनाइए, सबसे महत्वपूर्ण गोल बनाइए, क्योंकि ये आप अपने बच्चों की ज़िंदगी बनाने के लिए उन्हें दे रहे हैं। और अगर कोई कारण से एंड तक पहुँचते पहुँचते आपके पास जो फीस भरने का टाइम आता है, आपके पास इतने पैसे नहीं बचते, तो एजुकेशन लोन हमेशा एक ऑप्शन है जो आप यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल, तो एजुकेशन जो है उस पे बच्चों का भविष्य टिका हुआ है, बच्चों के भविष्य की नींव टिकी हुई है। इसलिए आपके लिए बेहद ज़रूरी है कि जब भी आप बच्चों के भविष्य के लिए प्लानिंग करें तो अच्छे से करें, सोच समझ कर करें। खैर, इस बीच में हर्षवर्धन जी हमारे साथ एक कॉलर भी जुड़ गए हैं, उनके पास भी चलते हैं। हमारे साथ नीलांचन जुड़े हैं आंध्र प्रदेश से। नीलांचन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। यस मैम, यस मैम, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, अपना सवाल पूछिए। क्या मैं एक्चुअली मैम ये लास्ट 1 वीक से ऑलरेडी मैं मेल किया था उसके बारे में। मेरा जो जरा इन्वेस्टमेंट में आपको ऑलरेडी मेल किया था डिटेल के बारे में। मेरा एक जो व्हाट इज द चूजिंग ऑफ म्यूचुअल फंड है ना, उसके बारे में जानना चाहता हूँ मैडम जी। तो मेरा व्हाट इज द जो म्यूचुअल फंड में सिलेक्ट किया था वो चीज़ें मैं अच्छा रूट में जा रहा हूँ या जो मुझको चेंज करने का है। बिल्कुल, तो हर्षवर्धन जी, नीलांचन जी ने हमें ईमेल के जरिए भी अपना सवाल भेजा हुआ है। करीब 8 महीने से ये फंड्स में निवेश कर रहे हैं। इनकी उम्र 40 साल है और 55 साल की उम्र तक ये 2 करोड़ का कॉर्पस चाहते हैं। पीपीएफ में सालाना 25,000 निवेश कर रहे हैं, सुकन्या योजना में सालाना 25,000, LIC का इनका प्रीमियम 62,000 रुपये सालाना है और 2025 तक ये इन्हें प्रीमियम भरना है। NPS में भी निवेश है 14,000 का और 3 लाख का इन्होंने मेडिकल पॉलिसी भी ली हुई है। नीलांचन का पोर्टफोलियो भी मैं आपको बता देती हूँ। मिराई एसेट इंडिया इक्विटी फंड इनके पास है, आदित्य बिरला सन लाइफ टैक्स रिलीफ 96, ICICI प्रू ब्लू चिप फंड और ICICI ब्लू बैलेंस एडवांटेज फंड है। तो ये जानना चाहते हैं कि अपने मौजूदा निवेश से ये क्या अपने लक्ष्यों को हासिल कर पाएंगे या पोर्टफोलियो में किसी तरह के बदलाव की जरूरत है? वेल नीलांचन जी, आपका पोर्टफोलियो में मैं देख रहा हूँ उसमें 15 साल के बाद आपको पैसों की जरूरत है और इक्विटी और डेट का है, सुकन्या समृद्धि है। हालांकि आपने LIC में इन्वेस्ट कर रहे हैं। हम ये अक्सर कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट के रूप में कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी अच्छी नहीं होती, लेकिन क्योंकि आपके पास अब सिर्फ कई 5 और 6 ईयर्स रह गए हैं जिसमें आपको प्रीमियम भरने हैं, तो आप इसे कंटिन्यू करिए और मेच्योरिटी पे आप इसके पैसे ले सकते हैं। अभी अगर आप बंद करते हैं तो काफ़ी नुकसान होगा, कंसिडरिंग के 5 साल ही हैं आपके भरने के लिए, आप उसे कंटिन्यू कर सकते हैं। आपके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में एक छोटा सा चेंज करने के लिए मैं आपको कहूँगा, आपके पास मल्टी कैप है, ELSS है, लार्ज कैप फंड्स हैं, तो आप एक बैलेंस एडवांटेज फंड की जगह पे जो ICICI का है, ICICI ब्लू चिप फंड आप कंटिन्यू करिए। ये आपका एक सवाल था तो उसका जवाब दे रहा हूं मैं कि ब्लू चिप फंड एक बहुत अच्छा फंड है, उसमें आप कंटिन्यू कर सकते हैं क्योंकि आपके लक्ष्य 15 साल बाद हैं। डेट आपके पास एक डेडिकेटेड PPF के जरिए पे निवेश हो रहा है, तो ये प्रूडेंशियल का बैलेंस एडवांटेज फंड की जगह आप एक मिड कैप फंड अपने पोर्टफोलियो में जोड़ सकते हैं। तो आपके पास एक लार्ज कैप है ही ऑलरेडी, मल्टी कैप है और एक डेडिकेटेड छोटा सा मिड कैप फंड हो जाएगा जिसमें आप 1,000 रुपये महीने का कर रहे हैं। सो ICICI बैलेंस एडवांटेज फंड की जगह पे आप HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड अपने पोर्टफोलियो में जोड़ सकते हैं। इसके अलावा बाकी जो चीज़ें हैं वो आप कंटिन्यू कर सकते हैं, इसमें कोई भी फेर बदलाव करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ है कि आप जो 17,000 रुपये महीने की SIP कर रहे हैं, आप PPF, सुकन्या समृद्धि और जो अटल पेंशन योजना में इन्वेस्ट कर रहे हैं,
ये अपने आप में आपको 2 करोड़ का कॉर्पस नहीं बना के देगा 15 साल बाद। लेकिन कोई बात नहीं, जितना आप कर सकते हैं उतना अच्छी बात है। आगे जाते हुए आपकी अगर इनकम बढ़ती है तो डेफिनेटली अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाइएगा, और वो बढ़त जो है, जो इंक्रीज ऑफ इन्वेस्टमेंट है, वो आप इक्विटी के जरिए एसआईपी में करके एसआईपी के जरिए इक्विटी में करिएगा, ताकि आपको, जैसे हमने पहले भी कहा कि कम पैसों से ज्यादा रिटर्न मिलने की आपको उम्मीद रखनी चाहिए, और उसी तरह आपको अपना पोर्टफोलियो बनाना चाहिए। बिल्कुल, तो धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी सैलरी बढ़ती जाएगी नीलांचन जी, वैसे वैसे जो है अपना निवेश भी बढ़ाते रहिएगा। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि अगर अब तक आपने निवेश की शुरुआत नहीं की है, 35 से 45 साल के एज ब्रैकेट में अगर आप आते हैं तो देर मत करिए, बल्कि जल्द से जल्द निवेश शुरू करिए, जिससे कि आप अपने भविष्य की अच्छी नींव रख पाएं। और चर्चा में हमारे साथ हर्षवर्धन रुंगटा जी बने हुए हैं। हर्षवर्धन जी, तो अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ब्रेक से पहले हमने जिक्र किया था कुछ ऐसे लक्ष्यों का, जैसा कि रिटायरमेंट है, बच्चों की शादी है, बच्चों की पढ़ाई है, लेकिन एक और अहम लक्ष्य जो रहता है आजकल के लाइफस्टाइल में, खास तौर पर छुट्टियों का। तो छुट्टियों के लिए कैसे प्लानिंग करनी चाहिए? पहली बात तो पल्लवी, अगर हम बात कर रहे हैं 35 टू 45 ईयर ओल्ड के उम्र के लोगों के लिए, तो हमने कहा कि इस उम्र में आपके हस्बैंड वाइफ होते हैं, बच्चे होते हैं जो ग्रोइंग अप होते हैं, जो आज की तारीख में हो सकता है 10 साल के हों या 5 या 15 साल के बीच के हो सकते हैं। सो इशू ये है कि आप उनके साथ वक्त बिताएं। ये पैसों का कई बार हम हमारे जो क्लाइंट्स हैं उनसे बात करते हैं तो उन्हें कई बार गिल्टी फील होता है कि हम बहुत छुट्टियां ले रहे हैं। सो वेल, दैट्स नॉट ट्रू। अगर आप पैसे अपने आप पे खर्चा नहीं करें तो क्या फायदा उन पैसों का। तो हर चीज की एक उम्र होती है, हर चीज उस उम्र की जो चीजें आपको पानी है उसके लिए पैसों की जरूरत होती है। तो अगर आपने बचत की है, आप कमा रहे हैं, तो ये इट्स वेरी नेचुरल कि आप उसे अपने परिवार के साथ वक्त बिताने में भी खर्चा करें। सो हॉलीडे लेना अपने आप में बुरी बात नहीं है। फाइनेंशियल प्लानिंग पॉइंट ऑफ व्यू से गलत कब होता है, जब आप ईएमआईज पे हॉलीडे पे जाते हैं और आप लोन लेके हॉलीडे लेते हैं। तो वो एक्चुअली एक बहुत ही गलत तरीका है आपको हॉलीडे पे जाने का। और आज की तारीख में अगर हम देखें, इतने सारे ऑफर्स आते हैं कि आप हॉलीडे पे चले जाइए और फिर 2 या 3 साल तक उसे ईएमआई उसका भरते रहें। एक्चुअली दैट इज अ रॉन्ग अप्रोच। सो इसका एक तरीका क्या है कि एक पहली बात है कि आप एक आइडेंटिफाई कर रहे हैं, एक हॉलीडे बजट बनाएं। जैसे आप हर गोल्स के लिए अपने एक टारगेट करते हैं, कॉर्पस बनाते हैं और इन्वेस्ट करते हैं, उसी प्रकार आप हॉलीडे के लिए भी एक कॉर्पस बनाएं। और उसके लिए जो जमा करना है वो आप फिक्स डिपॉजिट में कर सकते हैं, रिकरिंग डिपॉजिट कर सकते हैं, या कोई डेट फंड में निवेश कर सकते हैं। अगर आप बहुत ही एंटरप्राइजिंग हैं और इक्विटी समझते हैं तो जैसे मैंने कहा कि क्योंकि ये फिक्स्ड गोल नहीं है, आप अगर इक्विटी में निवेश करते हैं और अगर मार्केट उस समय अच्छा करता है तो आप हॉलीडे अपग्रेड कर सकते हैं। अगर मार्केट अच्छी नहीं कर रही है तो आप उसमें एक छोटी हॉलीडे ले सकते हैं। आप उसे डेस्टिनेशन लोकल कर लीजिए, और जो काइंड ऑफ होटल्स जिसमें आप रहते हैं उसे कम कर सकते हैं। अदरवाइज आइडियली है कि आप फिक्स डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट, डेट फंड से इकट्ठा कर सकते हैं। सो क्वेश्चन ये है कि आप हॉलीडे के लिए एक बजट बनाएं, उसका एक अमाउंट निर्धारित करके सेपरेटली सेव करने लगे। लोन्स जहां तक हो, और एज फार एज पॉसिबल आई विल से कि लोन बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए हॉलीडे पे जाने के लिए। तो ये एक अच्छी सुखद हॉलीडे भी अगर आप बनेगी। हॉलीडे के लिए हॉलीडे जाना से चाहते हैं आने तो के बाद आपको लोन नहीं लेना है, बल्कि उसके लिए पहले से ही अपना बजट तय करना है, रणनीति बनानी है, और उसके बाद जो है हॉलीडेज को अच्छे से एंजॉय भी करना है। अच्छा हर्षवर्धन जी, इस बीच में हमारे निवेशकों को ये जरा सलाह दे दीजिए कि कौन कौन से फंड्स उन्हें चुनने चाहिए अगर उनके शॉर्ट टर्म गोल्स हैं तो। शॉर्ट टर्म के अगर जो हम गोल्स की बात कर रहे हैं तो उसमें लो ड्यूरेशन फंड्स आज की तारीख में सबसे ठीक रहेगा। उसमें फ्रैंकलिन लो ड्यूरेशन फंड एक ऑप्शन है, और आदित्य बिरला लो ड्यूरेशन फंड, ये एक ऑप्शंस हैं जो आप कोई भी आपके शॉर्ट टर्म हॉलीडे गोल्स हैं कि इमरजेंसी फंड्स हैं, ये आप इसमें पार्क करके निवेश कर सकते हैं। बिल्कुल, और इनमें अगर हम रिटर्न की बात करें तो कितने प्रतिशत रिटर्न जो होते हैं वो एक्सपेक्टेड रहते हैं? एक्चुअली अगर हम कोई भी डेट फंड्स की बात कर रहे हैं या लो ड्यूरेशन फंड्स की बात कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव रिटर्न्स कमाना क्लियरली नहीं होता। मतलब द आइडिया इज कि आपके पैसे आपको जरूरत है, आप अलग रखना चाहते हैं और आपके सेविंग्स बैंक अकाउंट से आपको ज्यादा रिटर्न मिले। सो इन दैट कॉन्टेक्स्ट अगर हम बात कर रहे हैं तो लो ड्यूरेशन फंड्स में लिक्विडिटी आपके पास है, आपके पास जो रिटर्न्स एक्सपेक्टेशन है वो कोई 10-12% की नहीं होती। इसमें ये होता है कि अगर मुझे बैंक से 4% मिल रहा है, मुझे यहाँ पे अगर 6 या 8% मिल जाए, दैट इज गुड इनफ। सो एस्टिमेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप अगर लेना चाहते हैं तो साफ है कि सेविंग अकाउंट से आपको, बैंक के सेविंग अकाउंट से आपको कहीं ना कहीं बेहतर जो है वो रिटर्न मिलेगा इन फंड्स के साथ। खैर, अगर हम मीडियम टर्म गोल की बात करें तो उनके लिए कौन कौन से फंड्स जो है आप सजेस्ट करेंगे?
सो वेल, अगर हम मीडियम टर्म की बात कर रहे हैं तो हम ये देख रहे हैं कि उसमें हमें थोड़ा ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स भी चाहिए और लिक्विडिटी भी चाहिए और स्टेबिलिटी भी चाहिए। सो इसमें हमने हाइब्रिड इक्विटी फंड्स की सजेशन किया है। वो ICICI इक्विटी एंड डेट फंड एंड कैनरा रोबेको इक्विटी हाइब्रिड फंड, इसमें इक्विटी और डेट की मात्रा रहती है। तो एज ए बैलेंस फंड, एज ए हाइब्रिड फंड आप इसको चूज कर सकते हैं। बिल्कुल, तो इन दो फंड्स को आप चुन सकते हैं अगर आपके मीडियम टर्म गोल्स हैं। और अगर लॉन्ग टर्म गोल्स की बात की जाए, जैसे कि हमने रिटायरमेंट जैसे गोल्स का जिक्र किया था, तो उनके लिए आप कौन से फंड सुझाएंगे? वेल, लॉन्ग टर्म के लिए हमने ऑलवेज कहा है कि इक्विटी इज द बेस्ट एसेट क्लास। तो 100% इक्विटी के जो फंड्स होते हैं वही रिकमेंडेशन में रहेंगे। उसमें 2 फंड्स बता दूं, हालांकि डिफरेंट कैटेगरीज के डिफरेंट फंड्स होते हैं, लेकिन जनरलाइज अगर 2 फंड देना है तो सिंपल, अगर किसी को ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाना है तो IDFC निफ्टी फंड एक ऑप्शन है, और एक मल्टी कैप फंड जो SBI मैग्नम मल्टी कैप फंड। तो बहुत बहुत शुक्रिया हर्षवर्धन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को ये सलाह देने के लिए कि अगर निवेश में थोड़ी सी भी देर हो गई है तो कैसे जो है वो निवेश की रणनीति अपनाएं और निवेश की शुरुआत करें। तो आज की खास पेशकश में इतना ही।